हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो कंप्लीट पीडीएफ ये आप लोगों के लिए रेडी है। बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है। इस लॉकडाउन पीरियड में अगर आपको इंडियन हिस्ट्री बहुत ही मजबूत करनी है तो मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब करके ये सारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो स्किप करनी है, अगर आप सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ेंगे तो स्टोरी वाइज सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो मैंने इसमें लिखी भी हुई हैं। फैक्ट वाइज नहीं है, ये स्टोरी वाइज है। डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। देखिए, भारत शासन अधिनियम, मैंने इनका एक क्विक रिवीजन आपको दे दिया था, तो अभी मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। तो इससे पहले अगर आपने 33 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये लगभग आपके 44 से 45 टोटल लेक्चर बनेंगे, जिसमें कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उस तक की पूरा इतिहास आपको मिलेगा। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। तो इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उस समय मॉन्टेग जो थे भारत के क्या थे, एसओएस थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। 1918 में प्रकाशित हुई मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ही 1919 के भारत अधिनियम का आधार बनी। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, ठीक है। तो तब तो अब से भारत जो था वो भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन जो है वो किया गया। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। ये कौन सा था, 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार में ऐसा किया गया था। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के मतलब डायरेक्ट जो है वो इलेक्शंस होंगे। बहुसंख्यक सदस्यों को जो है वो, जिनको ज़्यादा वोट्स मिलेंगी, बहुसंख्यक सदस्य जो होंगे दोनों सदनों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। और उस समय राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, अ, ठीक है, ठीक है। तो उसमें 60 थी। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 जो थे वो मनोनीत थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष था। उसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषदों के सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ करके 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आगे जाके भारतीयों को पद भी दिए जाएंगे, उनकी रैंक में भी वृद्धि होगी और भारतीयों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसके सदस्यों में 3 सदस्यों का भारतीय होना बहुत ही आवश्यक था। उसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के तहत कुछ लोगों को संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, जो केंद्रीय बजट था, ठीक है, सेंट्रल बजट था, उसको स्टेट बजट से बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। लियोनस कोर्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और उसे वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। निम्नलिखित विषय हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे, जैसे कि शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तोल, तय माप, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जबकि दूसरी और जो आपका मतलब आरक्षित विषयों का जो प्रशासन था, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। आरक्षित विषय निम्न थे: वित्त, भूमिकर, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ और सार्वजनिक सेवाएं आदि। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
ठीक है, जो 35 का एक्ट आया था इस द्वैध शासन प्रणाली को, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। उसके बाद देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके उन्हें अलग अलग कर दिया गया और राज्यों का केंद्र का नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया और अब तक भारत के सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, लंदन में क्या था उस टाइम पे भारत के कुछ उच्चायुक्त के कार्यकाल जो थे उसका सृजन किया गया और भारत के जो सचिव हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य थे उनको फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने का के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करना था। उसके बाद देखिए एक साइमन कमीशन आया था, इसको भी हम डिटेल में जान लेते हैं कि क्या था ये। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी, एक बार मैं क्विक रिवीजन दोबारा से बता देता हूँ। एक्ट ऑफ 1919, मोन्टाक्स क्लैमफोर्ड, उस टाइम मोन्टाक थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, क्लैम्सफोर्ड उस टाइम पे वाइसराय थे। इस एक्ट की टोटल उम्र 10 साल थी। इस एक्ट में डायरकी जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी का मतलब होता है ड्यूल गवर्नमेंट, डाई मीन्स ड्यूल एंड आर्की मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक तरफ तो सेंटर थी और दूसरी तरफ प्रोविंस थी। प्रोविंस मतलब राज्य के जो इशू थे वो प्रांत के थे। प्रोविंस में भी आगे दो तरह के इशू थे, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व थे वो गवर्नर के अंडर आते थे, ट्रांसफर्ड जो थे आपके गवर्नर के साथ साथ भारतीय मंत्री नेताओं के पास भी पावर थी इनके ऊपर, ठीक है, एक्शन लेने की, इनको देखने की। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का योगदान बढ़ाया जाए। ठीक है, ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो देख सकते हो आप। एसओएस की सैलरी अब ब्रिटिश रेवेन्यू में से होने लगी, पहले ये इंडियन रेवेन्यू में से होती थी। और गवर्नर जनरल टू हैव 3 इंडियन मेंबर्स आउट ऑफ 6 एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू 6 क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कस किया था। साइमन कमीशन देखिए 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत उसके बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। भारतीय भी द्वैध शासन राज्यों से उब चुके थे, इसमें परिवर्तन चाहते थे, अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उस समय से पूर्वी सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। जिसमें सभी सदस्य कौन थे, ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। यही कारण था कि कांग्रेसियों ने जो था वो श्वेत कमीशन कहा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे क्या थे, ब्रिटिशर थे, ठीक है, गोरे थे। उसके बाद देखिए कहा 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की घोषणा हुई। उसके बाद देखिए इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं और यदि दिए जाएं तो उनका स्वरूप क्या हो। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, तो तभी तो इसके नारे लगे थे साइमन गो बैक के। तो उसके बाद जिसके कारण भारत में इस आयोग का व्यापक तरीके से तीव्र विरोध हुआ। कांग्रेस ने अपने मध्यरात अधिवेशन 1927 में साइमन आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब आयोग के सदस्य बम्बई पहुंचे तो उसके खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया गया जहां उन्हें काले झंडे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। आयोग के विरोध के कारण लखनऊ के जवाहरलाल नेहरू, गोविंद और वल्लभ पंत आदियों ने लाठियां खाई। लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की 1928 ईस्वी में मौत हो गई। और इन पे जो लाठियों का प्रहार था किसके कहने पे हुआ था, ये स्कॉट के कहने पे जॉन सैंडर्स जो था उन्होंने करवाया था ये। और उसकी जो जॉन सैंडर्स की जो हत्या थी किसके हो गई थी, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग के शफी गुट को छोड़कर के लगभग सभी चर्चित राजनीतिक दलों के कमीशन का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी
रिपोर्ट प्रकाशित की जिसकी सिफारिशें इस प्रकार थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। और तीसरी बात कही गई थी, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर देना चाहिए। इसी प्रकार और बहुत सी बातें थी, मगर इनमें कुछ सिफारिशों को 1935 के अधिनियम में जोड़ा गया था। अब 1935 का अधिनियम हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। आज तो खैर बढ़ गई हैं। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों मतलब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। परंतु अब केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ये सब डिटेल उसमें पढ़ा चुका हूँ मैं क्विक रिवीजन में और काफ़ी अच्छे तरीके से। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। ठीक है, इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूचियों के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूचियों के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। और कॉन्करेंट वो थी जिस पर दोनों जो परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल हैं वो विधान के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, ठीक है, मतलब तलाक वगैरह, ठीक है, ये सारे मुद्दे इसके अंडर आते थे। ऊपर लिखित नियमों के अधीन ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी जो परिसंघ विधानमंडल है वो प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अनुरोध करना पड़ेगा दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर। उसके बाद देखिए जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उसके विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। ठीक है, जो कॉन्करेंट सूची के विषय है उस पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावित होती थी। और इस अधिनियम में जो रेजिडुरी पावर्स हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, वो वायसराय को दी गई। ठीक है, आगे देखिए इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये बताया था मैंने। इस अधिनियम के तहत मताधिकार को बढ़ाया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार जो है वो मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। अतः भारत परिषद अधिनियम 1935 आखिरी भारत परिषद अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार किसके पास था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उनके पास। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय जो व्यवस्थापिका था इसमें किसी प्रकार का चेंजेस वो नहीं कर सकते, उनके पास ये पावर्स नहीं थी। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। सब बताया था मैंने, जो आगे चलकर आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाई जाएगी। ठीक है, इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे और 2 अन्य न्यायाधीशों की स्थापना की गई। इस अधिनियम में प्रस्तावना का भाव था। इस अधिनियम के तहत संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश
भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था। ठीक है, ये जो संघीय ढांचा था, ठीक है, जो भारत में एक अखिल भारतीय महासंघ जो था वो बनाना था। ठीक है, इस संघ का जो निर्माण था ना, ये महासंघ जो बनने वाला था अखिल, ठीक है, उसमें ब्रिटिश भारत के कुछ प्रांतों, ठीक है, ये सारे देशी रियासतें सब मिलकर होना था। परंतु ये व्यवस्था जो था वो देशी रियासतों का संघ में न शामिल ठीक है, परंतु यह व्यवस्था जो थी देशी रियासतों का संघ में न शामिल होने के कारण यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में 1937 में चुनाव हुए, जिसमें से 11 में से 8 प्रांतों कौन कौन से हैं? बॉम्बे, मद्रास, बिहार, सिंध प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा। और फिर उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत असम में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को यह स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग पटरी ने मुक्ति दिवस मनाया। यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा घोषित किया गया था। इन्होंने मुक्ति दिवस इसलिए मनाया क्योंकि मुस्लिम लीग को खुशी थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने इस्तीफा इस विरोध में दिया था क्योंकि वह विरोध कर रहे थे कि ब्रिटेन सरकार में भारतीय सैनिकों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो कांग्रेस ने जो इस्तीफ़ा है वो दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यह निर्णय जो था वो ब्रिटिश सरकार ने अपनी मर्ज़ी से लिया था, अर्थात किसी भी भारतीय राजनीतिक पार्टी से कोई सलाह नहीं ली थी। तो इस कारण कांग्रेस ने इसके विरोध में अपनी सभी प्रांतीय सरकारों को इस्तीफ़ा दिलवा दिया और यह सबसे बड़ी खुशी का कारण था मुस्लिम लीग पार्टी के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया 1935 का। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी का जो मेजर पोर्शन है वो भारत का आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेजर पोर्शन है वो यहीं इसी एक्ट से लिया गया था। ठीक है, बहुत बड़ा मेजर पोर्शन, बाकी तो थोड़ा बहुत जो था वो आपको पता ही अलग अलग जगह से लिया गया था। वो भी इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें आपने पढ़ा ही होगा, यूके से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया। बट एक जो मेजर पोर्शन है वो संविधान बनाने में, तो एक तरह से उसके गठन के लिए जो संविधान का गठन है उसके लिए एक मील का पत्थर ये जो है वो साबित हुआ 1935 का जो एक्ट है। और इससे पहले जितने एक्ट थे उसमें क्या हो रहा था, कांग्रेस उसके बिल्कुल विरोध थी क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो उम्मीदें थी वो उनकी खरी नहीं उतरी। साइमन कमीशन जैसे आया, ठीक है, फिर नारे लगे उसको वापस भेजने के, क्योंकि उसमें भारतीयों की संख्या थी ही नहीं, वो सारे उसमें गोरे थे। तो इसी वजह से उन्होंने इसका व्यापक तरीके से जो है वो विरोध किया। ठीक है, और इसी से पहले मतलब एक तरीके से जो गोलमेज सम्मेलन थे वो हो चुके थे। ठीक है, उसमें हमेशा संविधान डिस्कशन करने की चर्चाएं जो थी वो चलती रहती थी। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज ये एक्ट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। कल मैं आपको कंप्लीट जो वायसराय हैं और गवर्नर जनरल्स हैं वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।